नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप? कैसे हैं? मस्त एकदम। वेरी गुड। जो भी मेरे प्यारे साथी आज पहली बार जुड़े हैं उनका बहुत ज्यादा स्वागत है, क्योंकि वो जुड़े तो हैं लेकिन ज्योग्राफी की आखिरी क्लास तक पहुंचते पहुंचते जुड़े हैं। उम्मीद है कि उन्हें ऑलरेडी ये पता होगा कि उन्हें पुरानी क्लास कैसे देखनी है। फिर भी अगर नहीं पता है तो उनकी मैं मदद तो जरूर कर सकता हूँ। आपको केवल इतना करना है कि आपने जहां से मुझे अभी ढूंढा है वहीं पर जाकर के आपको कंप्लीट ज्योग्राफी लिखा हुआ एक सेशन आएगा नीचे की तरफ, है ना। और उसमें लिखा आएगा लगभग 21 या 22 दिन पहले, 21 डेज बिफोर और 22 डेज बिफोर, है ना बेटा। बस उस पर आप क्लिक कर देना तो आपको होगा ये कि जैसे ही वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरी पुरानी क्लासेस जो हैं वो भी दिख जाएंगी, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है, जो मेरी पुरानी क्लासेस हैं उस पर लिखा हुआ है क्या कहते हैं उसको, कंप्लीट ज्योग्राफी लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आपको वहां मिल जाएगा। डन बेटा। चलिए तो शुरू करें भाई। तो आज क्या है हमारे टाइटल में, जो मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार देखिए क्या क्या है आपके टाइटल में पढ़ने के लिए। हाँ जी साहब। बेटा पेन ठीक नहीं हुआ अमन, लेकिन चिंता मत करिए, हम तो वैसे भी समझने का काम ज्यादा करते हैं। कल जो है हम प्रॉपर तरीके से पेन सही करवा के ले आएंगे और आपको मिल जाएगा। ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं 500 रुपए की शर्त लगी है। किस बात पे शर्त लगी है भाई, जरा बताइए। अच्छा, अरविंद कह रहे हैं 7 सिस्टर या 8 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट न्यूज किस पेपर की थी? मैंने शो तो करी थी ना बेटा आपको, मैं अभी बताता हूँ, फिर से मिल जाएगी वो न्यूज, मैं बताता हूँ आपको, है ना। 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। न्यूज पेपर भी बता देता हूँ और आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा और आप उसका वो निकाल लेना, है ना। की मदद करनी पड़ेगी क्योंकि अरविंद ने कहा है तो मदद करनी चाहिए। 500 रुपए का सवाल है, फिर अरविंद मुझे भी तो भेजेगा। एक मिनट। एक मिनट बेटा। मैंने शेयर की भी थी आप लोगों को, प्रीवियस क्लास में भी पड़ी हुई है। यार वो न्यूज मैंने दिखाई तो थी, अब वो मुझे भी नहीं मिल रही है। ढूंढ लूंगा मैं, फिर बता दूंगा मैं, ठीक है। और कहोगे तो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। चलिए फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मैंने भेजी थी, आप सभी को देखनी भी होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की थी ना, या इंडियन एक्सप्रेस की? मैंने दिखाई थी क्लास में, जो पहले पुराने वाले लोग हैं उनको पता भी है, मैंने क्लास में दिखाई थी, शेयर की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की थी शायद। अभी शेयर कर दूंगा। अभी क्या है, मुझे पढ़ाने की टेंशन हो रही है, इस चक्कर में मैं अटका हुआ हूँ, है ना। चलिए अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लास्ट में बता दूंगा। तुम रुक जाना अरविंद, लास्ट में बता दूंगा बेटा मैं, है। जब क्लास खत्म होगी तब मैं आपको डाउट सेशन के समय पे मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा। एनीवे, तो फिलहाल के लिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज मैं वो बता देता हूँ। 1 मिनट चैट ऑफ करेंगे, रुकिए, उससे पहले कुछ जरूरी बतिया तो लें। बतियाने की बात यह है कि हमने कल आपको, जब आपका इंटरनेट बीच में अटक गया था, तब हम लोगों ने आपको समझाया था, सॉइल समझाया था, है ना। और मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोग जब वापस आएंगे तो मैं एक बार आप लोगों को सॉइल वापस समझाऊंगा, याद है। तो मैं एक बार के लिए आपको सॉइल अपडेट कर देता हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था, क्योंकि कल आप लोगों को इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से आप सॉइल वाला लेक्चर जो है वो प्रॉपर से सुन नहीं पाए थे, है ना। ये हुआ था ना हमारे साथ में। तो मैंने प्रॉमिस किया था, और प्रॉमिस के गुरुदेव हैं पक्के, जो कहे हुए हैं वो काम तो जरूर करेंगे। तो जो कहा हुआ था अब पहले तो वो सुन लेते हैं, है ना बेटा। बिल्कुल माउंटेन सॉइल सब बता रहे हैं, आप चिंता मत करिए। मक्खी मार दिए हैं पूरी तरह से, है ना। आज नेट को पकड़ के बैठे हुए हैं, बिल्कुल नेट के बगल में बैठे हुए हैं। लैंड केबल जो है उसके बगल में बैठे हुए हैं, चिंता ही ना करें आप। सब कुछ सोच समझ के अच्छे से काम कर रहे हैं, बेफिक्र रहिए आप, आराम से बता रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ जी,
तो कल हमने ये मैप जो था वो पूरी तरह से आप लोगों को पढ़ाया था, है ना। इस मैप में आपको बताया था कि नदियों से उतर करके जो आता है, जो मट्टी उतर करके आती है उसे आप एलुवियल सॉइल कहते हैं, है ना। और जो लावा से निर्मित मट्टी होती है उसे आप ब्लैक सॉइल कहते हैं। अच्छा, ठीक इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, जो फॉरेस्ट की सॉइल होती है वो तो जंगलों के अंदर मिलती ही है। माउंटेन सॉइल जो है वो हमने हिमालय वाले क्षेत्रों में बता दी थी। जहां पर मैंने आपको कहा था बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पर लेटेराइटिक सॉइल मिलती है ना। तो एक बार के लिए कुछ विद्यार्थी लिख रहे हैं वॉइस मिसमैच हो रही है। बिल्कुल कामलिनी कर रहे हैं बेटा अभी, है ना, अभी समझा रहे हैं, चिंता बिल्कुल मत करिए, बता रहे हैं। हाँ जी, एक बार के लिए सभी लोग यस और नो में बताइए, आवाज सही से आ रही है क्या? आवाज सही से आ रही है बेटा? एक विद्यार्थी लिख रहा है वॉइस मिसमैच हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। 91% लोगों को सही आ रहा है ना। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज इंटरनेट का इशू नहीं होगा, बाकी कोई भी इशू हो सकता है ना। एक विद्यार्थी जो है प्लीज हेल्प मी लिख करके भेज रहा है, लेकिन बेटा तुम्हारी क्या हेल्प करूं, क्योंकि तुम्हारा नाम में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मैं तुम्हारा नाम भी कैसे लूं बताइए। ठीक है, चलिए सर, तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी चैट ऑफ कर रहा हूं क्योंकि कुछ विद्यार्थी जो हैं, हाँ भाई, ये अलंकार, बेटा जब भी आपको नोट्स मिले एक चीज सुन लीजिएगा, जिनकी विद्यार्थियों को मेरे क्लास के नोट्स मिले, मैं पहले ही आपसे बोल रहा हूं कि मेरे नोट्सों में आपको प्राथमिकता देनी है इंग्लिश के बारे में, है ना। इंग्लिश के बारे में प्राथमिकता देनी है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि मेरा जो कंटेंट इंग्लिश में है मैं उसके बारे में अश्योर हूं कि वो सही है। हिंदी वाला जो कंटेंट बनता है असल में ये गूगल ट्रांसलेटेड है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये गूगल ट्रांसलेटेड है। तो कई बार ऐसा होगा कि आप लोगों को ना, मतलब इंग्लिश और हिंदी वाले शब्दों में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है ना। तो कृपया करके आप उसके लिए परेशान ना रहें। आपको हिंदी और इंग्लिश में, इंग्लिश को जहां पर आपको लगे कि हिंदी का अर्थ मिसमैच कर रहा है, वहां आप इंग्लिश वाला एक बार के लिए देख लिया करिए, है ना। चलिए, तो सर शुरू करते हैं आपके साथ में सॉइल के बारे में। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम एल्यूवियल सॉइल के बारे में। देखिए, मैंने आपसे कहा था एल्यूवियल सॉइल वो सॉइल होती है जो कि नदियों के द्वारा बहा करके लाई जाती है। नदियों के द्वारा बहा करके कहां से लाई जाती है? वो सॉइल जो कि पर्वतों से नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है। जैसे आप लोगों को देखिए यहां पर दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है मैंने नॉर्थ ईस्ट प्लेन में और रिवर वैली में, है ना बेटा। तो अपन ने नॉर्थ ईस्ट प्लेन की अगर हमने बात करी या नदर्न प्लेन की हमने बात करी, तो ये हमारे हो गए यूपी बिहार वाले प्लेन, और जो नदियों के द्वारा बहा के लाया गया है। पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया का मतलब प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? ये वाला जो भारत आपको दिखाई देता है जिसमें हम रहते हैं, इस वाले भारत में ये जो चारों तरफ, एक तरफ है अरब सागर, एक तरफ है इसके नीचे मन्नार की खाड़ी, इधर की तरफ है बंगाल की खाड़ी। ये जो चारों तरफ पानी से, तीन तरफ पानी से घिरी हुई संरचना है भारत की, भारत के मैप में वो त्रिभुजाकार संरचना, ट्रायंगुलर संरचना जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने पेनिनसुला में आपको जो नदियां बताई हैं उनके अंदर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब नदियां मैंने आपको बताई हुई हैं, है ना। तो इन नदियों के कारण से बनने वाला जो प्लेन है उनको हम पेनिनसुलर प्लेन कहेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, तो पेनिनसुला प्लेन को अगर हम ध्यान से देखें तो असल में कहने के लिए तो ये वाला पूरा की पूरा प्रायद्वीप हो गया, ये वाला जो पूरा भारत है ना। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो सर बीच में तो आपने ये वाला पोर्शन दिखा रखा है। मैंने कहा जी हाँ, इसको तो आपने ब्लैक सॉइल कहा हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल कहा हुआ है। जब ये सर ये ब्लैक सॉइल है, तो सवाल ये है कि इस ब्लैक सॉइल के अंदर यदि आप ध्यान से देखें तो ये वाला क्षेत्र तो सर, ब्लैक सॉइल का जो क्षेत्र आपके सामने आ रहा है, ये ब्लैक सॉइल वाला जो क्षेत्र है आपके चारों तरफ, ये कौन सा है जो चारों तरफ से किससे बना है? लावा से निर्मित है ना। तो लावा से निर्मित है तो सर ये तो पेनिनसुलर इंडिया है। तो पेनिनसुलर इंडिया अगर है तो यहाँ पर ये सॉइल कौन सी वाली है? मैंने कहा भाई ये लावा से है, लेकिन जो चारों तरफ है ये वाला जो क्षेत्र है ये तो डेल्टा वाला क्षेत्र है, जो हमने तटों के रूप में पढ़ा था। उड़ीसा का तट हमने पढ़ा था, उत्तरी सरकार तट हमने पढ़ा था, याद है आप लोगों को? इसी प्रकार से हम लोगों ने आपके सामने यहाँ पर तट पढ़े थे, मालाबार तट पढ़े थे। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाले तटों की अगर हम बात करते हैं तो ये तट कौन से वाले कहलाते हैं आप लोगों के लिए? ये वाले तट हो गए उत्कल का, वो क्या कहते हैं इसको, मालाबार तट, कोंकण तट, और क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट। ये वाले तट बनते हैं एस्चुरी से। किससे बनते हैं? एस्चुरी से। और ये वाले जो तट बनते हैं ये बनते हैं डेल्टा से।
तो एस्चुरी और डेल्टा के तट और बीच में है प्रायद्वीपीय भारत वाले तट। तो नदियों की अगर आप बात करते हैं एल्यूवियल होने की, तो एल्यूवियल में आप देखिए ध्यान से, ये जो किनारे किनारे व्हाइट दिख रहे हैं आपको, ये नदियों के द्वारा डेल्टा जहां बनाया गया है, वहां डेल्टा के साथ साथ जो मिट्टी है उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये एल्यूवियल है। ठीक है ना। अच्छा, हाँ भाई, जो विद्यार्थी आज नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, आपकी क्लास की बगल में आपको 3 डॉट दिखाई देंगे। जहां आपको मेरी क्लास दिखाई दे रही है वहां पर आपको 3 डॉट दिखाई देंगे। उन 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। तो उस डाउनलोड नाउ के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी ये कंटेंट मैं दिखा रहा हूं, ये पूरा कंटेंट आप आसानी से वहां से रीड कर सकते हैं और निकाल सकते हैं प्रिंट उसका, है ना बेटा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं भाई। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र में कल आपको बता चुका था, नर्मदा तापी में आपको समझा चुका था, ये सारी बातें मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा चुका हूं। तो यहां से मुझे और कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर थोड़ा बहुत अगर कुछ आवश्यकता पड़ती है तो वो ये है कि यहां पर किस चीज की अधिकता होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पोटाश की अधिकता है और पुअर इन फास्फोरस है। देखिए, 3 चीजें होती हैं मिट्टी के अंदर जो सामान्यतया हम पढ़ते हैं, एन, पी और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जब कहा जाता है एन, पी, के, तो आपको ये बातें याद रखनी है। नाइट्रोजन आता कैसे है जमीन में? तो नाइट्रोजन जो जमीन में आता है, इसका आने का प्रमुख कारण क्या है? नाइट्रोजन चक्र है। नाइट्रोजन चक्र कैसे पूरा होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, साइनो मतलब ये जो होते हैं साइनो बैक्टीरिया जो होते हैं, या नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोडोमोनास, ये जो चीजें हैं, ये नाइट्रोजनस जो चीजें हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है उसको फिक्स करके मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। तो मिट्टी में नाइट्रोजन आई कहां से? तो वायुमंडल से आई। तो नाइट्रोजन का तो सोर्स हो गया वायुमंडल। दूसरी चीज बनती है आपके सामने पोटाश। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर है ये फास्फोरस, ये है पोटेशियम, दैट इज पोटाश। पोटाश की मात्रा कम है यहाँ पर और फास्फोरस की मात्रा यहाँ पर, सॉरी, फास्फोरस की मात्रा कम है यहाँ पर और पोटाश की मात्रा यहाँ ज्यादा है। ये 2 बातें आपको अतिरिक्त रूप से याद करनी होंगी। इसका कोई भी कंसेप्ट नहीं है ना। कोशिश कर सकते हैं आप दिमाग लगाने की कि पहाड़ से उतर के आ रही है तो कुछ अपना अपना राइमिंग बना लेना। मेरे पास इसका कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि मैं आपको ये कह सकूं ऐसा क्यों होता है। आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, अब रेड सॉइल की हम बात करते हैं। रेड सॉइल, ये लो रेनफॉल एरिया जहां पर बारिश कम होती है वहां पर लाल मिट्टी मिलती है। ऑल्सो नॉन एज ओमनीबस ग्रुप, ओमनीबस ग्रुप के नाम से जानी जाती है, ये इसका नाम हो गया। पोरस है, फाइब्रल स्ट्रक्चर है, यानी कि आप इसको देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से छिद्रित है। अब इसका मतलब क्या है बेटा? होता क्या है कि मिट्टी में अगर आपको पौधा लगाना है तो मिट्टी में पोर्स होने की आवश्यकता अत्यधिक होती है। उन मिट्टियों को अच्छा नहीं माना जाता जिनमें पोर नहीं होता, क्योंकि पोरस होने पर आपके वायुमंडल से जो एक्सचेंज ऑफ एयर है वो पर्याप्त मात्रा में हो पाता है। अगर कोई भी मिट्टी पोरस नहीं है तो वहां पर पौधे की वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि पौधे की वृद्धि में जो हमको ऑक्सीजन की मात्रा जड़ों में चाहिए, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग सकता है आप लोगों को कि सर नाइट्रो मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता पेड़ों को भी होती है क्या? बिल्कुल, पेड़ों को तो छोड़िए, जड़ों को भी होती है। तो जड़ वाला जो भाग है किसी पौधे का, उस जड़ वाले भाग में भी किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो पोरस होना जो है वो ऑक्सीजन का सिंबल है। यही कारण है कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि घर में जब हम लोग स्प्राउट्स बनाते हैं, स्प्राउट्स का मतलब समझ रहे हैं आप? जब हम दाल को भिगो करके उन्हें अंकुरित बनाते हैं तो आप किसी दाल को पूरे टाइम पानी में भिगो के रखिए। जब आप पूरे टाइम पानी में भिगो के रखेंगे उसमें से अंकुर निकल के नहीं आएगा, उसमें से स्प्राउट्स निकल के नहीं आएगा। बोले नहीं गुरुजी, हमारे तो निकल आता है। आपके पता है कब निकलता है? जब आपकी वो भीगी हुई दाल है ना, उसका पानी कम हो जाता है और वो दाल हवा के संपर्क में आ जाती है। मतलब क्या हुआ? अगर पूरी तरह से पानी को आप लवरेज करके रख देंगे, आपने कई बार देखा हो कि किसी बाउल में आपने दाल डाली और उसके ऊपर पानी जो है वो आपने आधा आधा भर दिया। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपके उस पानी के कारण से जो दाल का जो मूल कण है वो हवा के संपर्क में नहीं आता और दाल अंकुरित नहीं होती। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि दाल को हल्का सा पहले भीगने दीजिए 4-5 घंटे, उसके बाद निकालिए और उसे कपड़े में सुखा करके बांध देते हैं और फिर कपड़े में हल्की हल्की बौछार मार रहे होते हैं ताकि उस पोरस कपड़े में हवा भी जाए और थोड़ी मात्रा में पानी भी जाए। इसका कारण समझ में आना चाहिए कि जो पोरस होना है वो पौधे के लिए अत्यंत आवश्यक है, पौधे की वृद्धि के लिए
अत्यंत आवश्यक है। दूसरा उदाहरण देता हूं, जो हम लोग मैंग्रोव वनस्पति पढ़ते हैं, उन मैंग्रोव वनस्पति के अंदर जो जड़ें हैं वो श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, जिन्हें हम न्यू मेटाफोर्स कहते हैं। वो श्वसन जड़ें क्यों बनती हैं? क्योंकि जो जड़ें जमीन में गई थी वहां पर इतना पानी था, क्योंकि वो दलदली भूमि थी, वहां इतना पानी था कि जड़ों को श्वसन करने के लिए आवश्यकता जगह नहीं मिली। इसके कारण से जड़ें जो है वो घूम करके पानी से बाहर निकल आई, जिन्हें हम न्यू मेटाफोर्स कहते हैं। ठीक है बेटा? हाँ जी। तो यहाँ पर किस चीज की अधिकता है ये सब आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज और निकलता है कि लाल कलर मिट्टी को क्यों मिलता है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि जो लाल कलर होता है असल में वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। मैंने कल भी आपको समझाया था, आयरन ऑक्साइड जो है उनके कारण से लाल रंग प्राप्त होता है मिट्टी को। मैंने कल भी ये समझा दिया था, ठीक है ना। ये किसके लिए उपयुक्त है? व्हीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड्स, इनके लिए उपयुक्त है। इसमें और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ब्लैक सॉइल को मैं कल प्रॉपर तरीके से समझा चुका हूं, आज मैं इसको नहीं बताऊंगा। कल मैंने आपको बता दिया था, लावा से निर्मित होती है, इसके अंदर वाटर को पकड़ने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, बारीक होती है। बारीक होने के कारण इसके अंदर पानी को रोकने की क्षमता अत्यधिक होती है। इस कारण से कपास उत्पादन के लिए ये बेस्ट समझी जाती है। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कल भी समझा दिया था। और इसके अंदर कौन सी चीज की अधिकता है, क्या कमी है, आपको स्वयं लर्न करना होगा। लेटेराइटिक सॉइल, मैंने आपसे कहा कि लेटेराइट का मतलब क्या होता है। लेटेराइट का मतलब होता है पत्थर। लेटर मतलब होता है ईंट। ईंट का मतलब समझ रहे हैं आप? आपने कभी ईंट को देखा हो? अपनी ईंट पकाते हैं तो कैसे पकाते हैं? ईंट को बनाने से पहले जिस मिट्टी को यूजुअली हम उपयोग में लेते हैं वहां पानी भरा रहता है। अभी देखिएगा, जिस मिट्टी से ईंट बनाते हैं वहां पर पानी भरा रहता है। उस पर्टिकुलर जगह पर पानी लंबे समय तक भरा रहता है। फिर वहां से वो जो मिट्टी है उसके सारे पोर्स खत्म हो चुके हैं। उस मिट्टी को काट काट करके फिर उसकी ईंट बनाई जाती है और फाइनली उसे पका करके लाल रंग दे दिया जाता है। लेकिन सामान्यतया ऐसा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, लाल मिट्टी वर्सेस लेटेराइटिक सॉइल, उसका भी आंसर देंगे हम। लेकिन हम लोग प्रॉपर तरीके से लेटेराइटिक सॉइल को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये शब्द बना है लेटर से, जिसका मतलब होता है ईंट। ये बिकम सो सॉफ्ट व्हेन वेट एंड सो हार्ड व्हेन ड्राइड। जब गीली है तब तो बहुत सॉफ्ट है, और जब आपने इसको सुखा दिया तो एकदम टाइट हो गई। अच्छा, ईंटों के साथ भी यही होता है सर? तो बोले सर गीली जो है वो तो बहुत सॉफ्ट है, तो ऐसा तो काली मिट्टी में भी होता है। भाई काली मिट्टी जो बनती है ना, काली मिट्टी बनने का आधार है लावा। अगर लावा नहीं है, जो कि वहां पर मैंने डेक्कन प्लेट्यू में आपको बताया था, तो काली मिट्टी नहीं बन पाएगी। तो बोले ठीक है सर, फिर क्या है? ये कहाँ मिलती है? मैंने कहा भाई ये ऐसी जगह मिलती है जहां तेज तो बारिश होती हो और तेज धूप पड़ती हो। बोले सर ऐसा कहाँ होगा? मैंने कहा ट्रॉपिकल रीजन में होगा। बोले इसका मतलब क्या हुआ? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारी, यानी कर्क रेखा है, कर्क रेखा से आप इक्वेटर की तरफ जब चलेंगे ना, तो कर्क से इक्वेटर की तरफ चलने पर जो क्षेत्र मिलता है हमें, वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उन क्षेत्रों में जहां तेज बारिश और धूप का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा वहां ये चीज मिल सकती है। सवाल बनती है सर तेज बारिश हमारे उस ट्रॉपिकल क्षेत्र में कहां मिलेगा? मैंने कहा भाई ट्रॉपिकल क्षेत्र में मिलेगा जहां साउथ वेस्ट मानसून टकराता है। साउथ वेस्ट मानसून कहां टकराता है? मैंने कहा मालाबार कोस्ट पे टकराता है। मालाबार कोस्ट पर धूप भी है, यानी कि जो आपको ट्रॉपिकल रीजन है वो भी है, और साथ में यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तेज बारिश हुई है। हाँ भाई एक बार थम्स अप करिए, ये बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? जो नए विद्यार्थी हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि उन्हें ये बात समझ में आए, लेकिन पुराने विद्यार्थी जो कि इन सब बातों को 3 महीने से पढ़ रहे हैं, उन्हें एक एक बात समझ में आएगी। आप नए हैं तो आपके दिमाग में सवाल हो सकता है, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं सर। आपको पूरे 3 महीने के लेक्चर खत्म करने होंगे, तब जाकर के आपको ये बातें समझ में आएंगी कि कहां बारिश आती है, मालाबार तट कहां है। पहले उन लेक्चर्स को खत्म करिएगा, है ना। आपकी मेहनत डबल ट्रिपल हो जाती है क्योंकि आपको पुराने लेक्चर्स भी खत्म करने होंगे, ठीक है ना। हाँ भाई एक बार थम्स अप कर दीजिए सभी लोग। हाँ जी, और एक बार मैं पोल और करा देता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में तो आ रहा है ना? यस और नो में आंसर कर दीजिए। जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? पोल नहीं आ रहा है ना? 1 मिनट रुकिए। यस और नो में जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं? जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं आश्वस्त हूं, और मैं मानता हूं कि मेरी क्लास में हर दिन बहुत सारे नए विद्यार्थी जुड़ते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं,
मैं मानता हूं क्योंकि मैंने ही उनकी उन एक्सपेक्टेशंस को वहां तक पहुंचाया है। लेकिन मैं हर बार यही लाइन बोलता आया हूं कि ज्योग्राफी आज अपने अंतिम पड़ाव में है। मतलब ज्योग्राफी के आप आखिरी लेक्चर में शामिल हुए हैं, इसके बाद मुश्किल से एक आध लेक्चर की आवश्यकता पड़ेगी जब विद्यार्थियों को डाउट्स आएंगे। तो ऐसी स्थिति में सर आपको पुरानी क्लासेस समझनी पड़ेंगी। यहाँ क्लास में 85% बच्चे ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से या तो पढ़ रहे हैं और या फिर उन लेक्चर्स को खत्म कर चुके हैं। तो इसके लिए मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप परेशान ना हो, आपको अपना समय निकाल करके, अब जैसे कल सैटरडे संडे है ना, एटलीस्ट सैटरडे संडे सुबह से लेकर शाम तक इंडियन ज्योग्राफी के सारे लेक्चर खत्म कर दो जो कि आपके रनिंग में चल रहे हैं। उससे कम से कम आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। उम्मीद है आप मेरी सलाह को सकारात्मक रूप से लेंगे और अपना थम्स अप करके मुझे अपना वो भी बताएंगे, रेस्पॉन्स भी बताएंगे। कुछ विद्यार्थी आप में से ऐसे भी होंगे जो कि इस चीज की उम्मीद में होंगे कि सर आपने चैट बॉक्स क्यों ओपन नहीं कर रखा, क्योंकि बेटा चैट बॉक्स ओपन करने के बाद में हरि अनंत हरि कथा अनंता इतने विद्यार्थी हैं कि वो अपनी अपनी बातें जब बोलने लगेंगे, और मेरा ध्यान ऐसा है कि मैं हर बच्चे की बात पढ़ने लग जाता हूं, तो उससे आपको परेशानी हो जाएगी, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा, तो ये क्या होता है, अब ध्यान से समझना। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो क्या है, इस मिट्टी का निर्माण क्यों होता है, इसका निर्माण होता है हाई लीचिंग के कारण। अब सवाल तगड़ा बनता है, सर लीचिंग क्या होती है, हमने लीची खाई तो है लेकिन लीचिंग नहीं सुनी। हाँ सर, मॉब लिंचिंग सुनी है सर हमने, ये लीचिंग नहीं सुनी सर। ये लीचिंग शब्द क्या है, हाँ भाई सही कह रहा हूं ना, थम्स अप कर देना भाई। हमने सब कुछ सुना है सर लेकिन ये लीचिंग शब्द नहीं सुना। अब बताते हैं लीचिंग क्या होता है। बेटा लीचिंग असल में क्या है कि अपन ने जब पानी गिराया मिट्टी पर, तो बेटा मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स थे ना वो पानी के साथ बह करके या तो इस मिट्टी की ही गहराई में चले गए या फिर वो पानी के साथ बह करके नदियों में चले गए। लीचिंग को आप इस तरह से समझिए, जमीन में से मिनरल्स का धुल जाना लीचिंग है। ये बात समझ में आई हो तो थम्स अप करें। जमीन में से मिनरल्स का धुल जाना, मिट्टी के अंदर मिनरल्स हैं, बहुत बड़ी मात्रा में मिनरल्स हैं, सबको पता है। वो मिनरल्स तेज बारिश की वजह से उसके अंदर लेवल से होते हुए मिनरल्स आए कहां से, मिनरल्स आए ह्यूमस की वजह से मिनरल्स बने। वो ह्यूमस जो है वो पौधों के अंदर, वो ह्यूमस जो है वो पौधों के अंदर पौधों के गलने से निर्मित हुआ, उनकी वजह से जो मिनरल्स बने हैं वो बह करके अगर पानी से गहराई में चले गए या बाहर चले गए। ये प्रक्रिया लीचिंग है। आपको ऑब्वियस सी बात मालूम होनी चाहिए, तेज बारिश हो रही है सर, तेज बारिश हो रही है तो मिनरल निकल के चल दिए, अच्छी बात है सर। फिर क्या हुआ, लाइम एंड सिलिका विल बी लीच्ड अवे फ्रॉम द सॉइल। देखिए लिखा हुआ है लाइम मतलब चूना और सिलिका, अरे भाई साहब चूना तो पानी में बहुत जल्दी घुलता है और सफेदी वाला व्हाइट वॉश बन जाता है, तो और जो सिलिका है ये दोनों लीच हो गए, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल विल बी रिमूव्ड फास्ट, जो कार्बनिक पदार्थ हैं मिट्टी के अंदर से वो भी जल्दी से साफ हो गए बाय द बैक्टीरिया एज इट इज हाई टेम्परेचर। तेज गर्मी है तो जितना भी आप लोगों के पेड़ पौधों के कारण से ऑर्गेनिक पदार्थ मिट्टी में बना था, अब क्या ही पूछेंगे सर ऐसा कैसे हुआ था, अभी बताते हैं। एक बात बताइए सर कि जहां तेज बारिश है वहां पेड़ पौधे लगे होंगे, ये तो हम भी मानते हैं, बिल्कुल सर। सर पेड़ पौधे लगे होंगे तो पेड़ों से पत्ते गिरते ही हैं जमीन पर, ऐसा तो है नहीं। आपने अगर पौधे देखे होंगे तो पौधों की प्रवृत्ति है, पतझड़ के अलावा भी पत्ते जमीन पर गिरते अवश्य हैं। पत्तों का गिरना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बाल की बीमारी की तरह है, ये गिरते ही है, अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, अगर वो गिरेंगे सर तो वो सड़ेंगे भी, बोले बिल्कुल सड़ेंगे सर। मैंने कहा बेटा गर्मी जो है वो बारिश और गर्मी दोनों मिल जाएं तो उमस का सा जो मौसम बनता है ना, जो इन दिनों चलने वाला है, वो समझिए कि बैक्टीरिया के विकास के लिए एकदम बेहतरीन मौसम है। बोले अच्छा सर फिर क्या होता है। मैंने कहा बेटा ऐसी स्थिति में वो जो बना हुआ पत्ता था, गिरा हुआ पत्ता था ना, वो किस में बदल गया, ह्यूमस में बदल गया। ह्यूमस का मतलब क्या होता है सर, बेटा पत्तों के अंदर जो ओरिजिनल सब्सटेंस थे पत्ता बनाने में, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो उनमें वितरित हो गया, वो मूलभूत कणों में टूट गया। ये प्रक्रिया ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया कहलाई। इतनी बात समझ में आई, अच्छी बात है सर। सर फिर क्या होता है, मैंने कहा तेज गर्मी पड़ेगी ना तो ह्यूमस का विकास और ज्यादा होगा, बोले ओ सॉरी बैक्टीरिया का विकास और ज्यादा होगा, तो वो उन पत्तों को भी प्रॉपर तरीके से कंज्यूम कर जाएगा। मतलब ये हुआ कि उनको अंतिम परिणति तक तुरंत पहुंचा देगा, राह साहब बारिश काम पूरा कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली जो ह्यूमस बना वो बन भी जल्दी गया लेकिन बह भी जल्दी गया क्योंकि बारिश आ गई। रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम, ऐसा क्यों हुआ सर भाई, आयरन और एल्यूमिनियम की कहानी क्या है, सियाल सीमा एंड निफे,
ये हमने धरती के 3 स्तर पढ़े हुए हैं। जो पुराने विद्यार्थी हैं उन्होंने धरती की संरचना मेरे साथ पढ़ी हुई है। तो बेटा जब लाइन जो चूना था वो तो बह के चला गया, सिलिका सियाल, सियाल में सिलिका, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम वो भी बह के चली गई। लेवल बचा किसका? सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, निकल और आयरन। तो आप जमीन में जब नीचे की तरफ जाते हैं ना तो आयरन की मात्रा बढ़ती है। ये जो आयरन है ना, ये ऑक्सीजन से मिलने के लालच में जमीन से ऊपर निकल आता है। ऑक्सीजन से मिलने के लालच में ये ऊपर चला आता है, बिल्कुल वैसे जैसे दीपक के अंदर तेल जो है वो लौ तक पहुंच जाता है। बिल्कुल वैसे जिस प्रकार से आपका कपड़ा बाल्टी में टच होते ही पूरा पूरा गीला हो जाता है, इस प्रक्रिया को आप लोग केशिकात्व के रूप में समझते हैं, कैपिलरी एक्शन के रूप में समझते हैं। तो जमीन से जो आयरन है वो धीरे धीरे ऊपर निकल के आ गया। आयरन ऊपर निकल के आया, ऑक्सीजन के संपर्क में आया, खुली सांस ली, आयरन ऑक्साइड बन गया। आयरन ऑक्साइड जैसे ही बना मेरे प्यारे साथियों, आयरन ऑक्साइड का रंग लाल है। तो रंग लाल हुआ तो रंग लाल होते ही आपको जमीन लाल दिखाई देने लग गई, ठीक है ना। तो ये रेड कलर क्योंकि आयरन ऑक्साइड बना। हाँ भाई, इतना डिटेल में समझाया है, इसके अलावा भाई साहब मैं रिसर्च नहीं करवा सकता। थम्स अप कर दीजिए, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। यहाँ पर शुगर केन, रागी और स्पेशली केशू नट याद रख लेना। जो अपना ये होता है ना, क्या कहते हैं इसको, केशू नट को क्या बोलते हो, काजू। काजू के कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब मैं आपको बताऊं, आप में से जिन लोगों ने गोवा जाने का या तो सपना देखा है या सपना पूरा कर लिया है, वहां गोवा जाकर के गोवा की एक लोकल शराब मिलती है जिसका नाम होता है फैनी, है ना। और वो फैनी नामक जो शराब है असल में वो काजू से बनती है। बोले क्यों बताना चाह रहे हो सर, क्या हमको आप ये कहना चाहते हो कि फैनी पीनी है? भाई मैं ये नहीं बताना चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फैनी काजू से बनती है। फिर गोवा में ही क्यों बनती है? मैंने कहा गोवा में काजू पैदा होता है। काजू सर कहां पैदा होता है? मैंने कहा जिस मिट्टी में आयरन ज्यादा होता है। ये कहां है? मैंने कहा जहां तेज बारिश और तेज धूप हो। तो बोले ये कहां है? मैंने कहा वेस्टर्न घाट पे। मैंने कहा कौन सा राज्य है? बोले गोवा है। गोवा के अलावा महाराष्ट्र भी है और आप लोगों का केरला भी है। चीजें रिलेट करेंगे, चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो जिन विद्यार्थियों को लेटराइटिक सॉइल समझ में नहीं आई थी, क्या उनको अब प्रॉपर तरीके से लेटराइटिक सॉइल समझ में आ गई है? एक बार यस नो में बता दीजिए बेटा। क्या आप लोगों को लेटराइटिक सॉइल अच्छे से समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सो मच। 7-8%, 9% लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको कि मतलब ईश्वर भी खुश नहीं कर सकता, तो मैं तो हैसियत ही क्या रखता हूं, है ना। जान निकाल के रख दो तो, क्योंकि वो तो उस चीज को भी नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जिनको आ गई अच्छी बात है सर। डेजर्ट और एरिड सॉइल की हम बात करते हैं। सर डेजर्ट सॉइल की क्या कहानी है? भाई डेजर्ट सॉइल की कहानी ये है जो मैंने आपको कल भी सुनाई थी। रेगिस्तान है जी, रेगिस्तान के अंदर क्या होता है? पानी नहीं है तो फिर मिट्टी का क्या यूज है? तो साहब यहाँ पर क्या होता है, मिट्टी तो है नहीं, पानी तो है नहीं, पौधे भी नहीं है, फिर क्या होता है? तो आओ कभी हमारे रेगिस्तान आपको दिखाते हैं कितनी धूल भरी आंधियां चलती हैं। अभी भी जब मैं आपके साथ क्लास ले रहा हूँ, बहुत बहुत तेज आंधी चल रही है। आंधी विंड के साथ में धूल उड़ती है, और धूल ऐसी ऐसी उड़ती है कि मैं तो फिर भी पूर्वी राजस्थान में हूँ। पूर्वी राजस्थान के अंदर तो इतनी धूल फिर भी नहीं उड़ती है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से हम लोग जो है वो ठीक ठाक जगह पर है, मतलब यहाँ पर ग्रीनरी मिल जाती है। आप आइए पश्चिमी राजस्थान में, यहाँ इतनी तेज लोकल विंड चलती हैं। जो राजस्थानी है, पश्चिमी राजस्थानी, वो भी थम्स अप करके बताएं ताकि लोगों को पता चले। इतनी तेज हवा चलती है कि पूरे की पूरे जो मिट्टी के टीले हैं, जो सैंड ड्यून्स हैं, वो टीले उड़ उड़ के चल देते हैं जनाब, गायब हो जाते हैं। आपने कल जाकर के किसी दोस्त को कहा कि चल टीले पे चल के आएंगे, टीले पर जाएंगे, मतलब जैक एंड जिल वेंट अप द टीला। वो टीले पे जाने की जो बात कर रहे थे भाई साहब, आप अगले दिन गए तो वह टीला गायब हो गया। समझ रहे हैं आप? जो मिट्टी के धोरे बनते हैं ना, जो आप देखते हो टीले, वो पूरे पूरे उड़ जाते हैं जर। पूरी मिट्टी उड़ गई और वो कहीं और जाके जम गई। इसकी वजह से बहुत सारी आकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है ना। इवन शहरों के अंदर ऐसे ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से आपको घबराहट हो जाएगी। आप यूपी बिहार वाले हैं, शायद आप लोगों को ये चीज देखना सुलभ ना हो पाए। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ऐसा भी होता है क्या सर? ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत दूर से तूफान चला आ रहा है, घबराहट हो जाएगी आप लोगों को भाई। जैसे आप समुद्र में वो देखते हैं ना, मतलब ज्वाला आती हुई देखते हैं, वैसी चीज होती है सर। तो अभी दिखाते हैं सर आपको। हमारा राजस्थान बहुत रोचक है।
ये देखिए, कुछ दिख जाए तो थम्स अप कर देना, मैंने तो अपलोड कर दिया है। ये राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है पाली, वो पाली का दृश्य है ये, और राजस्थान पत्रिका में से मैंने अभी कट करके आपको दिखाया है। देख पा रहे हैं आप, इतना बड़ा धूल का गुबार, मतलब यहां पर कुछ नहीं है और ये धूल का गुबार आपकी तरफ आ रहा है सरप्राइजिंग। अब सोचो ये धूल जाएगी कहां? शहर का जो दृश्य है, अब मैं आपको वो दिखा देता हूं कि जब शहर में आती है तो शहर की हालत कैसी होती है। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, एकदम डेंस फॉग हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि सब कुछ विलुप्त हो गया है। चलिए जयपुर की फोटो दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। ये जयपुर की विधानसभा के सामने की फोटो दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको ये लग जाएगा कि हाँ सर, ये जयपुर की विधानसभा जो है ना, वहां की फोटो है। देखो, जो हमारे राजस्थानी भाई हैं उनको तो लग रहा होगा गुरुजी हम तो रोज ही देखते हैं, पर बेटा कोई बात नहीं, इस बहाने से ही अपन जयपुर के दर्शन तो करा दें। ये देखो बेटा, ऐसा दृश्य सामान्यतया आप फॉग में देखते हैं, दिख रहा है? ये जयपुर के जो विधानसभा है उसके सामने का रूट है ये सामने दिख रही है। एक बहुत गौर से देखेंगे तो आपको एक संरचना दिखाई देगी, ये विधानसभा है जयपुर की। ये महलनुमा आकृति है, शायद आपको देखने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन ये महलनुमा आकृति आपको दिख रही है, ये जयपुर की विधानसभा है। ठीक है, गहराई से देखने पर दिख रहा है। ये इतनी डस्ट है और ये रोड है ना, ये मुश्किल से 1 किलोमीटर लंबा रोड है और इतनी दूर से भी आपको कुछ दिख नहीं रहा है। ये फॉग नहीं है, ये डस्ट है। दिखा कुछ? तो ये जो मिट्टी है ना, अब ये कहीं तो जाके जमेगी ना भाई, तो ये जहां जमेगी उस जमी हुई जगह की ही बात हम कर रहे हैं। और वो क्या है, हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये असल में विंड एक्टिविटी से प्रभावित होती है, यानी हवा से प्रभावित होती है। अच्छा, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर ना तो मॉइस्चर होगी ना ह्यूमस, तभी तो उड़ रहा है। मॉइस्चर होती तो उड़ती ही नहीं। अच्छा, और क्या हो सकता है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन भी कम मिलेगा, तो मतलब ये किसी भी तरीके से यूजफुल मिट्टी नहीं होती है। बस इतना सा समझ लीजिए, इसके बारे में कुछ ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो फैक्ट्स है वो आपको खुद को याद करने पड़ेंगे सर। मार्शी सॉइल के बारे में क्या कहानी है सर? इसमें क्या होता है सर, मार्शी सॉइल वर्सेस लैटराइटिक सॉइल, इन दोनों में बड़ा अंतर हो सकता है। क्या हो सकता है सर? सर दोनों में एक छोटा सा जो अंतर है वो क्या है कि मार्शी सॉइल सामान्यतया उसको कहा जाता है जहां का पानी बह के ना जाए। मार्शी जो जगह है उसको समझिए दलदल जैसी जगह है। मतलब समझिए कि अगर मान लीजिए कहीं पर बारिश तो खूब हुई लेकिन वो पानी बहा नहीं, जैसे ढलान पर बारिश हुई, जैसे मालाबार तट की हमने बात करी, तो यहां पर ढलान पर बारिश हुई, पानी खूब बरसा पाशा और बहकर चला गया, तो ये जो मिट्टी है ना, इसमें से सारे मिनरल जो है वो बह बह करके या तो अंदर घुस गए या बह गए, लीचिंग की प्रक्रिया हो गई। लेकिन पानी इतना बरसा और वो भर गया एक ही जगह पर, तो वो जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी के अंदर ऊपर से गिरने वाली जो ह्यूमस के कण गिर रहे हैं, यानी पत्ते गिर रहे हैं, वो तो ह्यूमस बनी रहे हैं, तेज गर्मी हो रखी है, और ये जो स्थिति बनी और मिट्टी में से वो बह के नहीं जा रहा, ऐसी स्थिति जो है वो दलदली भूमि बन जाती है। यानी मिट्टी और पानी का ऐसा मिक्सचर हो गया कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। दलदल की अपन बचपन में कहानियां सुना करते थे, पैर किसी का फंस जाए तो वो उसके अंदर डूब जाता है, ऐसी कहानियां अपन लोग देखा करते थे, है ना? तो ये दलदली कहानी है साहब। इसके अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑब्वियस ही बात है सर, जब बहुत सारे पौधे हैं वहां पर और वो पौधे की पत्तियां गिर रही हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा ले लिया हमने, सुंदरबन डेल्टा के अंदर क्या है, दलदली भूमि है, तो वहां के जो पत्ते पानी में गिरे तो उन पत्तों की वजह से यहां पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा क्या बन गया, ह्यूमस का निर्माण हुआ, लेकिन दलदली भूमि थी, है ना? और इस कारण से चूंकि ह्यूमस बना, ह्यूमस काले कलर का होता है, कार्बन का ओरिजिनल कलर क्या है, काला, तो इस सामान्यतया काले कलर का दिखाई देता है। एल्कलाइन का मतलब क्या है, क्षारीय होना होता है। ठीक है सर, ये हो गई बातें। फॉरेस्ट सॉइल जंगलों के अंदर सामान्यतया जो कही जाती है, यहाँ पर ह्यूमस का कंटेंट लेस है, सॉइल इज एसिडिक, जो कि हाई रेनफॉल तो है लेकिन वो पानी अगेन बह रहा है, उतना भी नहीं बह रहा है। मतलब देखिए दो यहां पर डाउट हो सकता है, लेटराइट सॉइल वर्सेस फॉरेस्ट सॉइल में। फॉरेस्ट सॉइल जो हमारे इस मैप में आपको दिखाई गई है वो यहां है,
ये जो ऊपर की तरफ आपको सॉइल दिखाई गई है ये फॉरेस्ट सॉइल है, ये ऊपर वाली दिस वन, ये फॉरेस्ट है, नीचे की तरफ लेटराइट है। दोनों में अंतर क्या है भाई, यहां पर तेज धूप और तेज बारिश दोनों है। तेज धूप और तेज बारिश से वो मिट्टी जम करके लाल ब्रिक रेड हो गई है तो लेटराइट बना है। इसके अंदर क्या है, इस मिट्टी के अंदर तेज धूप भी नहीं है, तेज बारिश भी नहीं है, पौधे हैं जो सामान्य वर्षा में पौधे उत्पन्न होते हैं भाई। 75 से 100 सेंटीमीटर बरसात है अगर, तो वहां पर आसानी से पौधे बनते हैं। तो ऐसी स्थिति जो होती है वहां की मिट्टी जो होती है वो कैसी कहलाती है, ये क्या बोलते हैं आपकी फॉरेस्ट सॉइल कहलाती है। डन। माउंटेन सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल में फिर क्या अंतर है, तो भाई माउंटेन सॉइल में अगर ये फॉरेस्ट सॉइल अगर बनी हुई है तो माउंटेन पर यहां से मिट्टी का बिना चाहते हुए भी अपर्दन होगा ही। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहां पर मिट्टी जो बनेगी वो थोड़ी सी भी बारिश होगी तो भी वो बह करके नीचे चली जाएगी। फिर बोले सर फिर लेटराइटिक सॉइल और इसमें क्या अंतर है, मैंने कहा लेटराइटिक सॉइल में तेज बारिश जरूरी होती है, तेज धूप जरूरी होती है। फिर माउंटेन सॉइल में क्या होता है, मैंने कहा माउंटेन सॉइल के अंदर ना तो तेज बारिश होती है ना तेज धूप होती है। फिर फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल में क्या अंतर होता है, मैंने कहा फॉरेस्ट होने के लिए, फॉरेस्ट सॉइल होने के लिए फॉरेस्ट जरूरी है, जहां पौधे लगे हुए हैं वहां पर बन रही है। बोले उदाहरण दो, मैंने कहा अगर आप लोग हिमालय को ध्यान से देखते हैं, बोले फिर एक बात बताओ सर वेस्टर्न घाट और हिमालय में किसको हम क्या माने। मैंने कहा भाई वेस्टर्न घाट जो आप देख रहे हो ना, उसके वेस्ट वाले तट पर जहां से मानसून एंट्री कर रहा है वहां पर तो आपको मिल रही है लेटराइटिक सॉइल, जो मैंने आपको यहां दिखा दी। क्योंकि यह ट्रॉपिकल क्षेत्र में है तो धूप भी ज्यादा है, लेकिन हिमालय जिस क्षेत्र में चला गया वो टेम्परेट जोन में निकल लिया, टेम्परेट में चला गया तो वहां ना तो धूप ज्यादा है नंबर एक, नंबर दो ना वहां बारिश ज्यादा है। ऐसी स्थिति में क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून पहुंचते पहुंचते जान निकल जाती है, तो जो वन बने तो वो फॉरेस्ट सॉइल के ही बने। तो फिर एक बात बताओ माउंटेन सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल में क्या अंतर है, मैंने कहा भाई लगभग एक ही जैसी चीज है, लेकिन फॉरेस्ट जमीन पर भी लग सकते हैं, लेकिन माउंटेन तो माउंटेन पर ही रहेंगे ना। फॉरेस्ट तो अगर जरूरी ना हो तो पंजाब हरियाणा इनमें भी तो फॉरेस्ट लग सकते हैं ना भाई। उत्तराखंड और इनके जो वो इलाके हैं, मतलब जो प्लेनर प्लेन्स हैं उनमें भी तो फॉरेस्ट लग सकते हैं ना, लेकिन माउंटेन तो माउंटेन पर ही रहेंगे ना भाई। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। माउंटेन में बनने वाली जो मिट्टी होती है वो जल्दी से बह करके नीचे चली जाती है, ठीक है ना। वही मिट्टी बह करके जब नीचे जाती है तो एलुवियल सॉइल का निर्माण करती है, तो जो मैदान में दिखती है तो वो एलुवियल सॉइल कहलाती है, ठीक है सर। तो यहां पर हो गया आपका मिट्टी का ज्ञान पूरा, जो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया। अपना अधिकतम और बेस्ट प्रयास मैंने किया, उसके बावजूद भी उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस बात से कन्विंस होंगे कि हमें खुद से पढ़ने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और मैं इस चीज में बिल्कुल मना नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि सर बात ऐसी है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो फैक्चुअल होती हैं, फैक्चुअल चीजें समझने के बाद भी हमें खुद पढ़नी होती हैं। जैसे आपको माइंस एंड मिनरल्स की मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करा रहा हूं, जैसे भारत की कृषि में क्या स्थिति है इसकी मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करा रहा हूं। वो शीट आपको स्वतः ही याद करनी होगी कि क्या क्या खास है। अब जैसे फूड ग्रेन है, फूड ग्रेन में नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पर कौन है, तो मैं इसमें अगर आपको महीने भर भी भाषण दूं तो मेरा भाषण वेस्टेज ही चला जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। उम्मीद है आप भी इतनी समझदारी प्रदर्शित कर ही देंगे, है ना। चलिए तो देखिए अब मैं आपको एक कंटेंट और अपलोड कर रहा हूं, उसे भी देख लीजिएगा। हाँ जी, अगर आपने आज से पहले भी पढ़ाई की होगी तो ये सब चीजें आपको मालूम है कि ये कैसे पढ़नी होती हैं। इधर देखिए, ये है भारत के मिनरल्स, मिनरल्स में कौन कौन सा मिनरल कहां कहां पर है ये सब चीजें देख लीजिएगा। फेरस मिनरल जिसमें आयरन अधिकता से पाया जाता है, उनमें आयरन, क्रोमाइट, निकल, मैग्नीशियम, आयरन बेस जिन्हें कहते हैं। नॉन फेरस जिनमें आयरन नहीं पाया जाता। प्रीसियस मिनरल प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर। तो बोले इसका मतलब क्या है, मैंने कहा मिनरल्स में जहां आयरन प्रचुरता से पाया गया वो फेरस मिनरल कहलाया, नॉन फेरस जहां पर आयरन साथ में नहीं पाया गया वो नॉन फेरस कहलाया। इसी प्रकार से ये पूरे की पूरे मिनरल्स के आपके सामने नाम है। न्यूक्लियर मिनरल, थोरियम, यूरेनियम, जिरकोनियम, ठीक है। भारत में कोल माइन कौन कौन सी हैं, सिंगरौली, बोकारो, झरिया, रानीगंज, कोरबा, तालछर, ये सब आपको याद करनी पड़ेंगी। मैं नहीं करूंगा और ना ही मैं इनको कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि सर ये आपकी जरूरी है, मेरे लिए जरूरी नहीं है। आपको ये सब बातें मैंने बहुत अच्छे से उपलब्ध करा दी हैं, इसके लिए आप मुझे थैंक यू अवश्य बोल दीजिएगा, क्योंकि बहुत प्यारा कंटेंट आपको प्रॉपर तरीके से उपलब्ध करवा रहा हूं। इंडिया में और कहां आयरन कहां मिल रहा है, कोयला कहां मिल रहा है, पेट्रोलियम, मैग्नीज, माइका, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, डायमंड, ये कहां मिल रहा है, ये प्रॉपर लिस्ट आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त जो फर्स्ट रैंक स्टेट है, फर्स्ट रैंक स्टेट मतलब क्या हुआ, कौन सा राज्य किस चीज में प्रथम है। जैसे
कोयले में झारखंड, बॉक्साइट उड़ीसा, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर उपलब्ध करवाई। नंबर एक, भारत में ऑयल रिफाइनरी कौन कौन सी है, ये सारा कंटेंट देख लीजिएगा। ये सारी चीजें आपको रोजाना के हिसाब से दो दो पन्ने करके याद करनी पड़ेंगी। फिर से सुन लीजिए, ये सारी चीजें आप लोगों को रोजाना दो दो पेजेस करके याद करनी पड़ेंगी। मैं अगर रीडिंग भी लगा दूंगा इसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा, रीडिंग भी वेस्टेज ही जाएगी, समय की बर्बादी होगी। अल्टीमेटली आपको याद करना है। इसके अलावा मैप में दिखा दिया कि रिफाइनरी कहां पर है, आपको ये याद करनी होंगी, याद अवश्य कर लीजिएगा। ऑयल फील्ड कौन कौन से हैं इंडिया के, प्रॉपर तरीके से डिगबोई, मुंबई हाई, मंगाला राजस्थान के अंदर, मंगला जिसे कहते हैं, ऐश्वर्या राजस्थान में, भाग्यम राजस्थान में, तीन राजस्थान में, बॉम्बे हाई और डिगबोई। डिगबोई वाला जो है यहाँ पर आपको मालूम ही है आजकल जो है वो आग का काम चल ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन परिवहन के अंदर प्रमुख हवाई अड्डे कौन से हैं, प्रमुख हवाई अड्डों में आपके सामने, अरे कम से कम कुछ तो रेस्पॉन्स ढंग का दे दो। इतना अल्टीमेट कंटेंट खुद से ढूंढने बैठोगे ना। और बेटा रही बात इस चीज की ना, आपने जितनी भी एक्सपेक्टेशन लगा रखी है, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, जिस लेवल का कंटेंट मैंने पढ़ाया है और जिस लेवल का कंटेंट मैंने दिया है, ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन कंटेंट पर कहीं भी प्राप्त हो जाए। इवन ऑनलाइन तो छोड़ो, यहां कम से कम पूरा तो करा रहा हूं, ऑफलाइन में तो पूरा भी नहीं होता है, ठीक है ना। ये कंटेंट कहीं भी मिल जाए तो ये प्रॉपर तरीके से चैलेंज है, ओपन और ऑनलाइन इंटरनेट पर बैठ के दे रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ भाई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स सारे की सारे, मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं इसमें वधावन ऐड कर लेना, बाकी सारे हैं। इंडियन रेलवे कौन सी रेलवे, कौन सी ट्रेन, पहली फर्स्ट तेजस एक्सप्रेस कहां चली थी, पहली अंत्योदय कब चली थी, पहली हमसफर कब चली थी, पहली राज्य रानी, पहली राजधानी, दुरंतो, गरीब, शताब्दी, राजधानी, फर्स्ट इलेक्ट्रिक, फर्स्ट पैसेंजर, फर्स्ट ट्रेन कब चली थी। ये फैक्ट्स ऐसे हैं सर, मैं कह रहा हूं इन फैक्चुअल फाइल को अगर रोजाना भी याद करने बैठोगे ना, जो भी पेपर में अब तक चीजें आती हैं वो सारी हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा रेलवे जोन कौन कौन से हैं सारे चेक कर लेना। इसके अलावा रेलवे के फैक्ट्स क्या क्या हैं, ये सारी बातें, एक एक कौन सी सुरंग लंबी है, कौन सी छोटी है, ये सारी बातें, ये एक एक चीज यहां पर प्रॉपर तरीके से लिख के दी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, इनको मैं पढ़ करके आपका कुछ भी भला नहीं कर पाऊंगा, ये आप ही को पढ़नी है। भारतीय सड़कों में कौन सा जाल कितने किलोमीटर का है, क्या कुछ है, NH1 किसे कहते हैं, NH1B किसे कहते हैं, ये सब चीजें आपको पढ़नी होंगी, पढ़नी होंगी, पढ़नी होंगी, ठीक है। सारा डेटा मैंने आप लोगों को यहां पर उपलब्ध करवा दिया है। इसके अलावा एक डेटा और भी उपलब्ध करवाया है मैंने, वो भी दिखा देता हूं, एक मिनट रुकिए, चेक करने दीजिए। हाँ अभी कराता हूं, रुकिए। ये आ गया आपके सामने। हाँ जी, भारत की प्रमुख ट्राइब्स, अगेन इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपको ट्राइब्स याद करनी होंगी। भील कहां मिलते हैं, गोंड कहां मिलते हैं, संथाल कहां मिलते हैं, मीना कहां मिलते हैं, नाकड़ा कहां मिलते हैं, ओराव कहां मिलते हैं, सुदालिस कहां मिलते हैं, ये सब आपको जानने होंगे। वर्ली कहां मिलते हैं ये आपको जानने होंगे, कोंकण, कंवर, कमार, ये सब आपको जानने होंगे, ठीक है। इसके अलावा भूमिज, गारो, कोया, ये सारा कंटेंट आपको एज इट इज मिल जाएगा। यहां पर मेरी क्लास के बगल में जो 3 डॉट दिए हुए हैं वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, और बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं बेटा, इनका A4 मत मांगिए, इनका A4 मत मांगिए, इनको एज इट इज प्रिंट निकलवाइए, एक एक पेज याद करके चलिएगा। नेहा याद तो करना पड़ेगा बेटा, इसका कोई भी मतलब इलाज नहीं है, आपको पास होना है तो ये मेहनत तो छिपी हुई मेहनत है जो करनी ही पड़ेगी सर, है ना। आपके लिए मैंने ऑप्शन ओपन कर दिया, आप थैंक यू अवश्य बोल सकते हैं मुझे कि गुरुजी ये काम बढ़िया करवा दिया, है ना। अगर मतलब आप थोड़े भी समझदार हैं, आपने अगर खुद से पढ़ाई करी है, तो आप लोगों को इस चीज की मतलब कद्र तब जब होगी जब आप पेपर में इन चीजों को देखेंगे। भाई साहब मैं आपको खुश करने के लिए मना कर देता, कह देता ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ टेस्ट लूंगा, आप चिंता मत करिए, सबका टेस्ट लेके याद करवा दूंगा मैं, ठीक है ना। इनका एक एक चीज का टेस्ट लेकर के प्रॉपर तरीके से याद करवा दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा, है ना। अपन अभी वर्ड चला रखा है मैंने आप लोग, वर्ड ज्योग्राफी प्रॉपर तरीके से चल रहा है ना बेटा। वर्ड ज्योग्राफी के तुरंत बाद इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट कंटिन्यू करूंगा, एक एक चीज कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन भाई साहब ये फैक्ट्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये सारा की सारा मतलब इंपॉर्टेंट, अब देखिए होने को तो इतने सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ, केवल इंपॉर्टेंट वही आपके साथ में साझा की गई है, ठीक है भाई। यार कम से कम 2-4 भले शब्द तो बोल दो यार। अब एक आध चीज जो रह रही है मैं आपको वो बता देता हूं जो मुझे पता है और मैं कई दिन से सोच रहा हूं फिर भी छूट जा रही है।
एक तो रह रहे हैं आइलैंड, जो मुझे पता है, जो मैं कराऊंगा। ऐसे तो ज्योग्राफी अनंत है सर, मैं पूरा ऑप्शनल पेपर थोड़ी पढ़ा रहा हूं। जो बच्चों को पता होनी चाहिए, एक तो आइलैंड, दूसरी चीज जो पता होनी चाहिए वो पासेस, मैंने पहले भी कहा हुआ है, आइलैंड, पासेस, और बस ये बचती है। तो मैं एक सेशन आप लोगों का इस चीज के ऊपर कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, रॉक्स का कंटेंट भी मैंने उपलब्ध करवा दिया है। रॉक्स में थोड़ा सा समझा भी देता हूं, रुकिए, रॉक्स पढ़ लीजिए थोड़ा सा। हाँ, ये समझाने का टाइटल है, मैं थोड़ा समझाता हूं। मैंने शायद सुबह भी अपलोड कर दिया था, कल भी अपलोड किया था, नहीं किया था तो मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूं। रुकिए, एक मिनट रुकिए भाई साहब। देखिए, बात ऐसी है ना, कराने के लिए तो मैं बोलूं तो भाई साहब 5-5 महीने बच्चे ऑप्शनल का सब्जेक्ट 3-3 घंटे पढ़ के यही चीज पढ़ते हैं, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं सर। मैं ऑप्शनल पढ़ा नहीं रहा हूं। याद रखिएगा, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना भी पढ़ लिए ना तो पढ़ाने लायक स्थिति में आ जाओगे, यानी खुद टीचर बन जाओगे। बस इतना समझ लो, बाकी तो ज्ञान क्या ही देना आप लोगों को। ठीक है, एक मिनट, रॉक्स बता रहा हूं मैं, रॉक्स पढ़ा देता हूं आपको। थोड़ा शांति से बैठ के रॉक्स पढ़िए, ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, आइए। तो हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं आपके सामने इंडियन रॉक्स की। ये बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन रॉक्स 3 प्रकार की हैं। चट्टानें जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आग्नेय, सेडिमेंट्री, और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक। क्या क्या है इन तीनों का मतलब हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सर, होता क्या है, रॉक्स आर द मोस्ट कॉमन मटेरियल ऑन अर्थ, दे ऑर्डिनरीली लाइज इन। हाँ भाई, इनका आप लोग जो है चट्टानों का जो प्रकार है, ये 3 प्रकारों में विभक्त कर रखा है। इन तीनों प्रकारों में जो मुख्य रूप से जो चीजें निकल के आती है ना, उनको क्या कहते हैं आप लोग? आग्नेय चट्टान। मैं एक बार यहां पर आपको दिखा देता हूं, एक मिनट। मैंने आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ठीक है, अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री, सैंड से मतलब रखती है, और तीसरी है मेटामॉर्फिक जो कि रूपांतरित हो चुकी है। इन तीनों को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, लेकिन इस डायग्राम को समझने से पहले थोड़ी बहुत बेसिक बातें कर लेते हैं। सुनिए सर, क्या कह रहा हूं मैं। रॉक्स आर द मोस्ट कॉमन मटेरियल ऑन द अर्थ, दे ऑर्डिनरीली लाई एवरीवेयर ऑन द ग्राउंड, जो कि सब तरफ धरती पर पाए जाते हैं। ठीक बात है। दे कंस्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द लैंडफॉर्म। समझ में आता है सर, रॉक तो सब जगह मिलती है। देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन रॉक एंड लैंडफॉर्म। क्या है, आइए देखते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। अब ये क्या है? लेक्चर 1 जहां पर हमने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ समझी थी, स्ट्रक्चर को हमने 3 भागों में बांटा था, अर्थ क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो अर्थ का क्रस्ट है ना, वो रॉक से मिलकर के बना हुआ है। जो क्रस्ट है वो रॉक से मिलकर के बना हुआ है। उसके नीचे है मेंटल जो कि पिघला हुआ है, और उसके नीचे है कोर जो कि ऑलरेडी सॉलिड है। ठीक है, अच्छी बात है। तो हम कह रहे हैं कि जो क्रस्ट वाला पूरा की पूरा लैंडफॉर्म है आपका, वो किससे मिलकर के बना हुआ है? वो रॉक से मिलकर के बना हुआ है। A rock is an aggregate of one or more mineral that have been fused together into solid lump. अब बड़ा सवाल बनता है कि सर ये जो पत्थर जैसी संरचना दिख रही है ना, ये आफ्टर ऑल है क्या? मैंने कहा भाई, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स का एक कॉम्बिनेशन है। बोले इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा बेटा, इसका मतलब हो गया कि जो मिनरल्स धरती के अंदर सिलिका के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, वो मिनरल्स संयुक्त रूप से चट्टान कहलाएंगे। बोले कैसे? मैंने कहा देखो, अगर मान लीजिएगा कि किसी मिट्टी के अंदर आयरन की अधिकता है और वो कंपोज होकर के पत्थर बन गई, तो वो जो चट्टान है वो आपको लाल दिखाई देने लगेगी, जैसे लाल मार्बल। तो लाल मार्बल में कैल्शियम कार्बोनेट तो है ही है, उसमें थोड़ी आयरन की अधिकता भी है, तो वो लाल दिखाई देने लग गया। कहने का मतलब ये हुआ कि इन कॉम्बिनेशंस की वजह से तरह तरह की चट्टान बनती है। बोले ठीक है सर, इनकी कोई प्रॉपर्टी बताइए। मैंने कहा सर, ये जो बात है, एक तो प्रॉपर्टी का मतलब आप ये समझ के चलिए, या तो ये केवल सिलिका से निर्मित होगी। देखिए, धरती का अधिकांश हिस्सा है ना, वो सिलिकॉन से बना हुआ है, SI से रिप्रेजेंट करते हैं आप उसको, ठीक है ना। तो भाई एंटायरली इट इज मेड अप ऑफ द ये सिलिका, या फिर रॉक डू नॉट हैव डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब क्या हुआ?
आप ये नहीं कह सकते कि आग्नेय चट्टान है तो इसमें इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये पाया जाएगा, यानी कि इसका कोई थंब रूल नहीं है कि ऐसा ही मिलेगा। ठीक है सर। रॉक में भी हार्ड और सॉफ्ट, फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट इज हार्ड एंड सोप स्टोन इज सॉफ्ट। आपको मालूम है सोप स्टोन जो आप टेल्कम पाउडर लगाते हैं ना शरीर पर, जो अपन छिड़क करके लगाते हैं, वो आपको थोड़ा आरामदायक फील होता है, वो भी चट्टान का पाउडर है, वो कोई ऐसा थोड़ी है। और सामान्यतः सोप स्टोन को उसमें यूज किया जाता है। रॉक्स में हैव वेरिड कलर, सम रॉक्स आर डार्क एंड सम आर लाइट इन कलर, फॉर एग्जांपल गैब्रो इज ब्लैक एंड क्वार्ट्जाइट कैन बी मिल्की व्हाइट। बिल्कुल हो सकता है, क्वार्ट्ज का जो पत्थर होता है चमकीला पत्थर होता है। अच्छा सर, अब ये है आपके सामने रॉक साइकिल, रॉक बनती कैसे है। देखिए सर, तो होता क्या है, इग्नियस रॉक का निर्माण तो मैंने आप लोगों को कल भी एक बार बताया था, फिर भी एक बार बता रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम धरती की संरचना समझते हैं ना, तो धरती की संरचना में ऊपर क्रस्ट, बीच में मेंटल और नीचे कोर है। ये जो मेंटल वाला हिस्सा है, इसके अंदर लावा उपस्थित है। ये लावा जो है ये रिस करके बाहर आ जाए। कैसे रिस के बाहर आएगा सर? मैंने कहा दो प्रक्रियाएं होती हैं। फिर से क्या करें सर इस बात को समझने के लिए? वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर देख लीजिएगा। कैसे क्या होता है सर, आपने ऐसा क्या पढ़ाया है? मैंने कहा वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने पर्वत का बनना बताया था कि चट्टानें जब आपस में टकराती हैं तो जहां टकराती हैं वहां भूकंप, ज्वालामुखी आते हैं और पर्वतों का निर्माण होता है। और मैंने जब अफ्रीका पढ़ाया था तो बताया था जब कॉन्टिनेंट आपस में एक दूसरे से दूर होते हैं तो रिफ्ट का निर्माण होता है। बोले अच्छी बात है। तीसरा वॉल्केनो, और मैंने आपको अर्थक्वेक बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। मैंने बताया हुआ है कि वॉल्केनो केवल आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटी से नहीं आते, कई बार ऐसा भी होता है कि जमीन जहां कमजोर होती है वहां भी वॉल्केनो आ जाता है। तो बोले अच्छा, तो ये आपने पूरी तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है। जो नए हैं, जिन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के टाइम ज्वाइन नहीं किया था, कृपया करके वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेशन कंप्लीट कर ले। कहां मिलेगा? जहां मेरा नाम लिखा हुआ है उसके नीचे ही लिखा हुआ है कंप्लीट ज्योग्राफी। कंप्लीट ज्योग्राफी पे क्लिक करिएगा तो वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन है। मेरा नाम कहां ढूंढना है? अनअकैडमी पर। जहां पर आप नीचे जाएंगे एसएससी सेक्शन में, वहां कंप्लीट ज्योग्राफी लिखा हुआ है, वो असल में वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ठीक है बेटा। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा भाई जो जमीन में से मैग्मा, जो जमीन के नीचे था, मेंटल के पास जो मैग्मा था, वो जमीन से ऊपर निकल के जब आया तो ये लावा कहलाया। लावा जमीन पर जम गया तो आग्नेय कहलाया। इसको रिलेट करके याद कर लो। कैसे? कि सर आग से निकला, क्यों? लावा कैसा होता है? गर्म होता है ना? तो यहां पर क्या लिखा है? मैग्मा और लावा से जो बनता है वो क्या कहलाता है? इग्नियस रॉक कहलाता है। प्रीवियस लेक्चर याद करिए, मैंने वॉल्केनो और जब आपको ये सब चीजें पढ़ाई थी तो एक और बात आपको सिखाई थी। क्या सिखाई थी? ये जितनी भी चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि लावा ऊपर तक ही आए। मैंने आपको एक एक ये संरचना भी पढ़ाई है कि लावा अगर जमीन के अंदर ही फंस के रह गया, जमीन में फंस के रह गया, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जहां पर लावा बना हुआ है, अगर वो बीच में फंस गया तो वहां पर संरचनाएं बनती हैं, सिल बनते हैं, डाइक्स बनते हैं, लेपोलिथ बनते हैं, लेकोलिथ बनते हैं, पैथोलिथ बनते हैं। याद कर रखा हो तो थम्स अप कर देना, पढ़ा रखा है। आप नहीं पढ़ो तो बात अलग है, क्लास में मैंने पढ़ा रखा है। अब वो संरचनाएं जो कि जमीन के नीचे ही बन गई, क्रस्ट के नीचे ही बन गई, जब क्रस्ट ऊपर से घिसने लगी, क्रस्ट क्यों घिसेगी भाई? जमीन का अपर्दन होगा। जब जमीन का अपर्दन होगा तो वो घिसने वाली संरचनाएं जो जमीन के अंदर अभी मैग्मा के नाम से थी, वो जब सामने दिखी तो एकदम लावा के रूप में दिखी, मतलब वो चट्टानों के रूप में दिखने लगी। ठीक है ना बेटा? दे आर नॉन एज प्राइमरी रॉक, क्योंकि सबसे पहले बनी है तो प्राइमरी कहलाई। When magma in its upward movement cool and turn into solid, then called is igneous rock. Proper तरीके से समझा दिया है अब मैंने आपको। The process of cooling and solidification can happen in the crust of earth or on the surface of the earth. समझा दिया मैंने आपको। If the molten material is cooled slowly at great depth, अभी समझाया, mineral grain may be very large. अगर मान लीजिए जो मैग्मा आया था वो क्रस्ट के अंदर ही, क्योंकि जमीन के ऊपर नहीं आया, वो क्रस्ट के भीतर ही लेपोलिथ टाइप से ही बन के रह गया, तो उसमें उस समय मिनरल्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना? सडन कूलिंग अगर हुई हो, एकदम बाहर आया हो और ठंडा हो गया हो, तो यहां पर स्मॉल और तो उसके अंदर स्मॉल और स्मूथ ग्रेन होंगे, क्योंकि वो सीधा लावा है जो बाहर निकल के आया हुआ है। इंटरमीडिएट कंडीशन यानी कूलिंग के प्रकार के आधार पर है। कूलिंग में जितना टाइम लगेगा उतना अच्छा है, ताकि दुनियादारी से मिनरल्स जो है वो इसमें मिलते रहें। एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, अब आपको ये याद करना पड़ेगा। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्माइट, बेसाल्ट, वॉल्केनिक, ब्रेका, टफ, ये नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा।
और मेरी जगह अगर कोई टीचर ये बोलता हुआ पाया जाता है कि वो कुछ कर पाएगा, तो भैया उसको सलाम कर देना, और मैं कहूंगा कि मेरा सलाम भी प्रेषित कर देना, ठीक है ना। ये हमको खुद ही क्या होता है, कहते हैं ना अपन को कि स्वर्ग देखना है, बोले हाँ, तो बोले मरो पहले। तो भैया आपको करना पड़ेगा ये काम, आपको सेलेक्ट होना है ना, तो पढ़ो पहले। तो पढ़ने के लिए आपको पढ़ना है ये, ठीक है ना। मैंने क्या काम करवा दिया वो मैं आपको समझा दिया प्रॉपर तरीके से। अब इस फोटो के माध्यम से भी इसे देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो भी मैग्मा था जमीन के नीचे, जमीन के नीचे जो मैग्मा था, वो मैग्मा देखिए इस तरह से फोटो के अंदर प्रॉपर तरीके से आपको दिखाया है। हाँ जी, एक बार यस और नो में मुझे ये बता दो कि क्या आपको आग्नेय इग्नियस रॉक समझ में आ गई, एक बार बता दीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया बेटा, इतना परसेंटेज तो बहुत है भाई, 83% पे तो लोग मेरिट में आ जाते हैं आजकल। चलिए, थैंक यू सो मच, है ना। और जिनको समझ नहीं आई उनका तरीका बताऊं, ये वीडियो आप कितनी भी बार देख सकते हैं, तो आप इस वीडियो को चला चला के बार बार देखते रहना, सब समझ में आ जाएगा बेटा। अब सेडिमेंट्री पे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, रॉक्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज टू डेनुडेशन एजेंट। अब इसमें क्या होता है, आपकी जो रॉक बाहर निकल के आई हुई है, इस पर क्या होगा, चीजें आकर के बैठेंगी, ओके। और क्या होगा भाई, कहीं से बह करके मिट्टी आई, कोई भी चीज बन के आई, तो वो डेनुडेशन एजेंट की वजह से, एंड आर ब्रोकन अप इनटू वेरियस साइज ऑफ फ्रेगमेंट। बिल्कुल हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता। चट्टान है तो टूटेगी, चट्टान के ऊपर कोई चीजें आएगी भी, इसमें क्या बात है। दीज फ्रेगमेंट्स आर कैरीड बाय वेरियस एक्सोजीनस एजेंसीज एंड डिपॉजिटेड। भाई चट्टान है अगर, तो वो टूट गई, घिस गई, तो उस टूटे हुए चटे घिसे हुए पदार्थ को लेकर के बहुत सारी चीजें, जैसे तेज हवा उसे बहा कर ले गई है, पानी उसको बहा कर ले गया, बर्फ उसको बहा कर ले गई, तो ये चीजें उसको हटा करके ले जाएंगी। बोले अच्छा, these deposits through क्या बोलते हैं, कंपैक्शन टर्न इनटू रॉक। अब क्या हुआ, ये जो चीजें थी जो आपने अभी हटाई, ये हटी हुई चीजें एक साथ एक दिन इकट्ठी हो गई और टाइट हो गई। तो पहले तो ये घिस घिस के आई थी, इधर उधर से आई थी, कंपैक्ट हो गई। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या बना लिया इन्होंने, रॉक जैसी संरचना बना ली। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। ये प्रक्रिया क्या कहलाई, लिथिफिकेशन कहलाई। मतलब क्या हुआ, कैसे याद रखें, याद करिए, मैंने आपको पढ़ा रखा है, जमीन के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो लिथोस्फीयर कहलाता है, ठीक है ना। तो भाई साहब, जो चट्टान है उसके ऊपर का हिस्सा घिस घिस करके चलता चला गया, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, या फिर बर्फ के माध्यम से, एक जगह एकत्रित होता होता उसने सॉलिड संरचना बना ली, सॉलिड रॉक जैसी संरचना बना ली। ये पूरी प्रक्रिया लिथिफिकेशन कहलाई। In several sedimentary rocks, layer of deposit maintain their characteristic even after lithification। अब सुनिए, ये जो बनती गई चट्टान है, असल में ये सेडिमेंट्री चट्टान है, क्योंकि इधर उधर से सैंड के रूप में जो मिट्टी आई थी उसके मिलने से बनी है। लेकिन साहब एक बार में तो नहीं बनी होगी, क्योंकि सैंड बनने में भी सदियां लगती हैं। तो जो भाई पहली बार बनी, फिर थोड़े दिनों बाद यानी कि साल दो साल बाद फिर मिट्टी आई, वो जम गई, वो बन गई, तो लेयर्स बनती चली गई। यानी एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर, दूसरे लेयर के ऊपर तीसरे लेयर चलती चली गई, ठीक है सर। सैंडस्टोन शेल आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन, सेडिमेंट्री रॉक्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स। किस किस में, मैकेनिकल फॉर्म में, सैंडस्टोन कॉग्लोमरेशन, ये मैकेनिकली यानी कि किसी तरह से दम लगा करके बनाया गया हो। केमिकली, जैसे कि लाइमस्टोन जो है वो बह के चला जाता है। ऑर्गेनिक फॉर्म, जैसे कि लाइमस्टोन, कोयला का जो निर्माण है। अब बोले कोयले का निर्माण सेडिमेंट्री है क्या? बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर जो भी जीव जंतु दबे रह गए थे, वो दबे हुए जीव जंतु जो है असल में वो अब रॉक में ही तो कन्वर्ट हो गए। तो कोयला खुद क्या बन गया? वो सेडिमेंट्री रॉक है। क्यों? क्योंकि जो जीव दबा था वो अब दब करके अपनी नेचुरल रूप में जा चुका है, कार्बन में जा चुका है घिस मर के, तो वो जो है आपका सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्म बन के आ गया। अच्छी बात है। तीसरी जो रूप है मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम है मेटामॉर्फिक रूप। इसमें क्या होता है? These rocks are formed under the action of volume, pressure and temperature changes। अब मतलब क्या है इसका? सर क्या हुआ कि जो सेडिमेंट्री रॉक थी ना, ये तो अब आग्नेय चट्टानों के घिसने से, करने से बन करके आई थी। इन्हीं के एकत्रित होने से सेडिमेंट का भी निर्माण हुआ। मेटामॉर्फिक में क्या है कि अगर सेडिमेंट किसी एक निश्चित रूप में परिवर्तित हो जाए, या इग्नियस चट्टान जो आग्नेय चट्टान है वो खुद किसी एक निश्चित रूप में परिवर्तित हो जाए, तो ये जो रूपांतरण से नई चीज बन के आती है वो मेटामॉर्फिज्म कहलाती है। मान लीजिएगा कि आप लोगों ने एक साधारण उदाहरण से समझते हैं हम, कि हम लोगों ने क्या देखा
कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो संगमरमर भी कहलाता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टंटा भी कहलाता है, चूना पत्थर जिसे आप कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही जो आपका ये सोप स्टोन बनता है ये भी बन रहा है, सब जगह कैल्शियम कार्बोनेट है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जब प्रॉपर तरीके से तापमान, दाब और इन चीजों में दबता रहा और एक प्रॉपर तरीके की अलाइनमेंट बन करके आ गई ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे हमने क्या नाम दिया, मेटामॉर्फिक रॉक नाम दिया। मेटामॉर्फिज्म है व्हेन हैपेंस व्हेन रॉक्स आर फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल बाय टेक्टोनिक प्रोसेसेस, यानी कि जब उनको दाब के द्वारा दबा करके बनाया जाए। व्हेन मोल्टन मैग्मा राइजिंग थ्रू द crust come in contact with the crustal rock and or the underlying rock are exposed to great amount of pressure by overlying rock। मतलब बहुत सारा नीचे से आग्नेय चट्टान के रूप में मैग्मा बाहर आ रहा था, लेकिन ऊपर कोई बहुत जबरदस्त रॉक मिल गई, उसने उस मैग्मा को नीचे ही दबा लिया, तो वो क्रश हो गई, नीचे दब के रह गई। तो मटेरियल रॉक केमिकली मॉडिफाई एंड रिक्रिस्टलाइज ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है ना। दे आर टू टाइप ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और रीजनल मेटामॉर्फिज्म, यानी रूप में परिवर्तन किसी के संपर्क में आने से भी हो सकता है और क्षेत्रीय भी हो सकता है, ठीक है सर। तो ये मेटामॉर्फिज्म हुआ। तो मेटामॉर्फिज्म असल में किसी का रूप परिवर्तित करना है। इस पूरी घटना को हम इस साइकिल से समझ सकते हैं, जिसे हम रॉक साइकिल कहते हैं। जैसे सबसे पहले मैग्मा कहां था, क्रस्ट के नीचे था। ये जो मैग्मा था, ये मैग्मा क्रिस्टलाइज हुआ तो आग्नेय चट्टान बना। क्या चीज बनी, इग्नियस रॉक बनी। इग्नियस रॉक का मतलब समझ में आया, बहुत अच्छे से समझा दिया। इग्नियस रॉक बनी तो उस पर अवक्षेपण की प्रक्रियाएं हुई, यानी कि वो धीरे धीरे टूटना शुरू हुई। उसकी वजह से सेडिमेंट बने। सेडिमेंट मतलब समझे तो मट्टी के कण या फिर तंतु बने। वो सेडिमेंट जब एक जगह इकट्ठे होने लगे तो उसकी वजह से इकट्ठे होने पर जो संरचना बनी वो सेडिमेंट्री रॉक कहलाई। जब ये सेडिमेंट्री रॉक मेरे प्यारे साथियों, इसके ऊपर भी जब अत्यधिक ताप, दाब और ये सब चीजें लगी, तो मेरे प्यारे साथियों इसकी वजह से जो चीज बन के आई वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाई। मेटामॉर्फिक रॉक अगर पिघल जाएगी, वापस से पिघल जाए, बोले क्यों पिघलेगी सर, अभी बताते हैं। याद करो, मैंने कल परसों भी आपको चैलेंजर डीप पढ़ाया था। मैंने क्या कहा था कि जब दो चट्टानें टकराती हैं और एक चट्टान नीचे सबडक्ट हो जाती है, तो जो चट्टान नीचे दब गई तो वो तो कहां चली गई, मेंटल के पास। और मेंटल के पास जब गई है तो अत्यधिक तापमान पर वो रॉक जो है वो पिघल गई है। तो वो जो मोल्टन फेज में जो पहुंची है, वो मोल्टन फेज में पहुंची हुई जो चट्टान है वो वापस मैग्मा बन गई। ये लीजिए, तो ये पूरा की पूरा रॉक साइकिल है जो कि आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा। बहुत कुछ पढ़ने का था, बहुत कुछ सीखा आपने। चूंकि इस वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं, तो उम्मीद है कि आप अपने देख करके इस सेशन को बार बार रिवाइज कर लेंगे। ये तय है कि आज बहुत सारा कंटेंट मैंने पढ़ा दिया है और उम्मीद करता हूं कि सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार अपना बता भी दीजिए कि सर आपको समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूं और आप लोगों की खुशी मेरे सामने आपके परिणाम के रूप में है। आप सबने रेस्पॉन्स दिया मुझे, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मंडे से इसी टाइम पर शुरू कर रहा हूं साइंस, ठीक है। साइंस में भी शुरू कर रहा हूं बायोलॉजी, ठीक है बेटा। तो डे 1 से हम बायोलॉजी पढ़ेंगे और उसके अतिरिक्त शुरू होगी इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का टाइम टेबल मंडे के दिन पूछूंगा आप लोगों से, क्योंकि कुछ विद्यार्थी जो नए आएंगे उनसे भी एक बार आप लोगों से बात कर ली जाएगी, ठीक है सर। हाँ भाई, मस्त रहा, बढ़िया। ऑल वेल। और ये सारा कंटेंट अगर आपको A4 में भी चाहिए तो मैं A4 में भी आपको ला करके दे दूंगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इतना अच्छे से मतलब चीजों को समझा और एफर्ट्स को आपने पहचाना। और अच्छी बात तो यही है ना कि सर सोने की कद्र एक जौहरी कर सकता है। आपने इस कंटेंट को पहचाना। देखिए, बहुत आसान होता है कि मैं आपको केवल हल्का हल्का कंटेंट देता, आसान आसान सी चीजें देके ये कॉन्फिडेंस दे देता, यही आएगा यही आएगा यही आएगा। मैंने ऐसा नहीं किया सर। जो इंपॉर्टेंट है, जहां से चीजें आती हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से पहुंचाई हैं, ठीक है ना। मतलब मैं अपने आलस में कि आप लोगों के साथ में कुछ गलत करता, वो ठीक नहीं लगता मुझे, ठीक है ना। तो भाई थैंक यू सो मच। और आपके लिए मैं इस पूरे कंटेंट को A4 में भी कन्वर्ट करवा करके अपलोड कर दूंगा, चिंता मत करिए। आप सैटरडे संडे को आप प्रॉपर तरीके से, हाँ एक 7 सिस्टर वाला यार ये पूछ रहे हैं, वो मैं 1 मिनट के लिए यार सही याद दिला दिया आपने, थैंक यू सो मच। 1 मिनट।
यार उस दिन तो मैंने शेयर भी किया था। आज देख ही नहीं पा रहे हैं। हाँ मिल गया भाई, बधाई हो, मिल गया। दे रहा हूं मैं कंटेंट, है ना। एक सेकेंड। एक मिनट शेयर कर रहा हूँ बेटा, है ना। ये लीजिए। हाँ भाई अरविंद, हो गया काम आपका। और ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहा। और जूम करके दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है 8 सिस्टर नॉट 7 टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। तारीख है इसकी, अब आप देख लेना भाई, इसका जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, दिसंबर 16। और ये पूरा की पूरा इन्होंने लिखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना, ठीक है ना। लोग मानते हैं, अदरवाइज सिस्टर विस्टर थोड़ी होती है पहाड़ों में यार, मतलब ये थोड़ी है, ठीक है ना। हाँ भाई, आयुष की बात सुननी चाहिए। आयुष ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है मुझे और बहुत पसंद भी आ रही है। सर एसएससी एग्जाम के लिए फाउंडेशन कोर्स को प्लीज जल्दी मत बढ़ाइए, ऐसे में सिर्फ एसएससी के लिए पूरा कोर्स क्रैश कोर्स बन जाएगा। सर प्लीज एक बार में एक क्लास रेगुलर चलने दीजिए। बिल्कुल आयुष, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, इसलिए मैं मंडे को पॉलिटी शुरू नहीं कर रहा हूं, मैं उसके बाद भी एक पोल कराऊंगा। चलिए मैं अभी पोल करा ही लेता हूं। आयुष आपकी बात से सहमत हूं। एक्चुअली क्या है आयुष, आपकी तरह ही मुझे मैसेजेस बहुत सारे प्राप्त हुए जिसमें विद्यार्थियों ने यह कहा कि सर हम पूरा समय लेकर के तैयारी करने बैठे हैं, हम लोगों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया। मतलब हम हमारे लिए आप इतना जल्दी जल्दी इतना सारा कंटेंट मत कराइए, ताकि हमारे लिए मतलब मुसीबत हो जाए कि हम 5-5 क्लास पढ़े खत्म भी करें, दिक्कत हो जाए। और मैं खुद भी एग्री करता हूं इस बात से, है ना। तो मैं इस बारे में आपसे पूछना चाहता भी था, एक बार चलिए पोल करा लेते हैं इस बात में। कितने परसेंट लोग हैं ये पता चल जाएगा, कितने परसेंट लोग ये हैं जो ये चाहते हैं, ए वाला आंसर करें, जो साइंस एंड पॉलिटी एक साथ चलाना चाहते हैं। नंबर 2। दूसरा, मैं साइंस में अभी बायोलॉजी शुरू करूं, ध्यान से सुनना, बायोलॉजी शुरू करूं, उसके बाद बायोलॉजी मतलब 14-15 दिन में बायोलॉजी खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं पॉलिटी शुरू कर देता हूं। पॉलिटी कंटिन्यूटी में, बायोलॉजी खत्म फिर पॉलिटी, बायोलॉजी देन पॉलिटी, फिर मैं ले लूंगा इसके अंदर पॉलिटी खत्म होने के बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक साथ, फिर आपके साथ में आगे बढ़ते हुए, यानी कि एक बार में एक ही क्लास। कहने का मतलब ये है कि मैं केवल साइंस जो है ना वो अभी शुरू करूं। ये कितने लोग चाहते हैं, तो आप बताइए क्या पसंद करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि साइंस और पॉलिटी एक साथ शुरू करनी हो तो कृपया करके ए दबाएं। अगर साइंस और पॉलिटी एक साथ शुरू करनी हो तो कृपया करके ए दबाएं। नंबर 2, अगर साइंस को पहले चलने दें और फिर बाद में पॉलिटी लेके आए तो बी दबाएं। बस 2 ही विकल्प है आपके पास, चलिए बता दीजिए। मैं बी विकल्प में ये बोल रहा हूं कि पहले बायोलॉजी खत्म करके फिर पॉलिटी शुरू कर देंगे, उसमें कोई लोड नहीं है। तो सवाल दोबारा से बोल रहा हूं, साइंस और पॉलिटी एक साथ चलाने वाले ए दबाएं,
पहले साइंस और फिर पॉलिटी, और साइंस में भी पहले बायोलॉजी करा दो फिर पॉलिटी करा देना, तो वो वाले लोग बी दबाएं। चलिए सर बताइए, मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, मैं बी का समर्थक हूं, मैं बी वाले पोर्शन का समर्थक हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मुझे पर्सनली मिले हैं। ओ माय गॉड, 83% लोग वाकई में यही चाहते भी हैं, क्योंकि मुझे है ना पर्सनली मैसेजेस प्राप्त हो रहे थे टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप उस पे, फेसबुक पर भी। बच्चे यही कह रहे हैं सर कि हम ऑलरेडी इतनी क्लास पढ़ रहे हैं आपसे, उन क्लासेस को पढ़ने के बाद फिर एक पॉलिटी और पढ़ो और साथ साथ दो दो सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो बहुत हेडेक हो जाएगी। डन है, आपका रिकमेंडेशन मुझे मिल चुका है, हम इसी प्रोसेस पे बढ़ते हैं, है ना। अपन लोग प्रॉपर तरीके से 15 दिन तक पढ़ते हैं, इसको बायोलॉजी को खत्म करते हैं, बायोलॉजी पूरी अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा साइंस पर ब्रेक लगाएंगे, फिर पॉलिटी खत्म कर लेंगे, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री लगाएंगे। डन, थम्स अप कर दो, एग्री, ये बेस्ट रहेगा, है ना। तो इससे मतलब थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा, साइंस भी थोड़ा सा, मतलब आप लोगों को अक्सर बायोलॉजी नहीं आती है, बाकी आप साइंस वाले विद्यार्थी हो तो आप लोगों को क्या है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री तो अच्छे से आ रही होती है, बायोलॉजी में दिक्कतें आ रही होती हैं आप लोगों को, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच, करते हैं अपन बेटा, है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।